नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो MCQ सेशन है वह आपका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कुछ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। और इसका जो PDF है पूरे MCQ का, वह लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द BNSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए, empowerment ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट with judicial powers; separation of legislature from executive; option C, separation of the judiciary from the executive; option D, integration of police and judiciary. Empowerment of executive magistrate with judicial powers, separation of legislature from executive, separation of the judiciary from the executive, integration of police and judiciary. सीधा सीधा सवाल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस, बहुत सीधा सा सवाल है। जल्दी बताइए, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यह जो आपका टॉपिक है ना, आर्टिकल 50 से कनेक्ट कीजिए इसको। आर्टिकल 50 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। उसमें दिया हुआ है ना, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वही बात कहा गया है। चलिए, मैं इसलिए कहा ना कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं हूँ, या फिर मेरा काम सिर्फ आपको MCQ ही सॉल्व करवाना नहीं है। मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट को, डाउट को भी क्लियर करना साथ के साथ, क्योंकि तैयारी हमने भी करा है। कभी कभी हमें भी लगता था कि अरे सर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन कुछ डाउट रहता था तो हम लोग कनेक्ट करते थे उसको। तो वो जो चीज़ मैंने टेक्निक सीखी है वह आज मैं अप्लाई यहाँ पर करता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज BNSS? और जो पहले का CRPC जो आपका था वह कहाँ था? ये 7th शेड्यूल जो है उसमें इन विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल के कौन से लिस्ट में आपका BNSS और पहले का जो CRPC था वह कहाँ था? बताइए। ऑप्शन ए, यूनियन लिस्ट; ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट; ऑप्शन सी, कंकरेंट लिस्ट; ऑप्शन डी, रेजिडुअरी लिस्ट। बताइए। राइट आंसर इज कंकरेंट लिस्ट। आप देखते हो ना कि कहीं कहीं यह कानून जो है, यह तो पता है कि सेंटर ने बनाया है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, लेकिन अगर समय समय पर राज्य सरकार को लगता है तो इसमें अमेंडमेंट राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है और केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है। तो जब दोनों के द्वारा किया जा सकता है तो वैसी लिस्ट को हम क्या कहेंगे? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, सामूहिक रूप से दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। तो ऐसे आइटम्स, ठीक है, ऐसी लिस्ट जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को यह अधिकार होता है, यह शक्ति होती है, यह पावर मिला होता है कि वह उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, या उनके यह जुडिक्शन में आता है, उनके क्षेत्राधिकार में आता है, तो वह उसमें उसके हिसाब से वह बदलाव कर सकते हैं, नया नियम बना सकते हैं। तो यह जो आपका BNSS है, जिसे हम CRPC, जो ओल्ड CRPC लॉज को रिप्लेस करके आया है, तो CRPC भी आपका किस में था? कंकरेंट लिस्ट में था। तो अब यह जो नया कानून आया है CRPC को रिप्लेस करके, यह भी आपका कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, 7th शेड्यूल में ही दिया हुआ है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच चैप्टर्स ऑफ BNSS 2023 अप्लाई टू नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ वह कौन से चैप्टर हैं जो कि आपके नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होते हैं? ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जवाब तो चलिए, मुझे लगता है इसमें आपको वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इसको लेके मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, वह जानना जरूरी है। राइट आंसर इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर्स 9, 11 एंड 12, ऑल चैप्टर्स, नो चैप्टर्स। बताइए, राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर, राइट आंसर इज बिल्कुल 9 11 12। 9 11 12 के लिए मैं ट्रिक बनाया हूं कि 9 2 11, 9 2 11 बोलते हैं ना, तो वही 9 2 11 याद रखिएगा। 9 11 12, 9 2 11 थोड़ा साउंड करता है, ठीक है। तो 9 11 12 यह आपके 3 चैप्टर जो हैं यह कहाँ अप्लाई होते हैं, तो नागालैंड में और ट्राइबल एरिया में। अब इससे जुड़ा कुछ आप इतिहास जान लीजिए, है ना। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन में मैंने इसको ऐड किया हुआ है। ओनली चैप्टर्स 9 11 एंड 12 अप्लाई अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड्स अदर प्रोविजन बाय नोटिफिकेशन। देखिए चैप्टर 9 11 और 12 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, वह तो आपके स्टेट ऑफ जो नागालैंड है, ठीक है, स्टेट ऑफ आपका नागालैंड है वहां पे अप्लाई होता है। उसके अलावा यह अप्लाई होता है आपका स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है, और ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होता है। उसके अलावा जो राज्य सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार के अलावा नोटिफिकेशन के माध्यम से और भी जो प्रावधान हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, वह भी वहां पर लागू किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्राइबल एरिया है उसका मतलब क्या है उसको समझिए। ट्राइबल एरिया मीन्स द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21 जनवरी 1972 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम। जो ट्राइबल एरिया है आसाम का, जो ट्राइबल एरिया है उसको शामिल किया गया था। किसको ट्राइबल एरिया कहा जाता है, तो ऐसे एरिया जो कि आसाम के ट्राइबल एरियाज हैं उनको कब शामिल किया गया था, इसके तहत उसको शामिल किया गया था जस्ट बिफोर 21 जनवरी, ठीक है, 1972। 21 जनवरी 1972 से पहले इन एरियाज को शामिल किया गया था। आसाम के कुछ क्षेत्र थे जिनको कि ट्राइबल एरिया के तौर पर शामिल किया गया था, उन्हें सूचीबद्ध किया गया था, ठीक है। एक लिस्ट बनी थी कि यह एरिया जो आसाम का है वह ट्राइबल एरिया कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ द, और ये बात कहाँ लिखा है, तो पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, ठीक है। जो ऐसे एरिया क्षेत्र जो हैं, ठीक है, जो कि म्यूनिसिपैलिटी एरिया है शिलोंग का, उसके बाहर के जो एरिया हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया था। फिर आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। दूसरी बात, यह तो हमने देख लिया कि जो आपका 6th शेड्यूल है, ठीक है, 6th शेड्यूल ऑफ क्या, तो यह पैराग्राफ 20, उसके तहत शेड्यूल्ड एरियाज तो हमने समझ लिया कि आसाम के कुछ एरियाज थे जिनको कि आपको ट्राइबल एरिया के तौर पे घोषित किया गया था 21 जनवरी 1972 से पहले। उसके बाद जो नागालैंड का एरिया आता है, नागालैंड का एरिया को क्या मिला हुआ है, तो स्पेशल एक स्टेटस मिला हुआ है। वो किसके तहत, तो आर्टिकल 371 है। आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 371A के तहत इसको क्या मिला हुआ है, तो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। नागालैंड को क्या मिला हुआ है, तो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। तो उसके तहत क्या है, उसके तहत स्टेटस मिला हुआ है स्पेशल। तो ये क्यों मिला हुआ है, टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज, लैंड रिसोर्स ओनरशिप एंड सिविल क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंटर लॉज अनलेस द स्टेट असेंबली resolves otherwise. This provision is inserted by the 13th Amendment Act 1962। यह जो प्रोविजन डाला गया था यह कब किया गया था संविधान में, तो यह किया गया था 13वां जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट था 1962 का, उसके तहत डाला गया था। The 13th Amendment Act of 1962 was a pivotal Indian constitutional amendment act that granted statehood to Nagaland and inserted Article 371A, providing a special provision to protect Naga customary laws, social practices, land rights, and the role of governor in maintaining law and order। ठीक है, तो यह सारी चीज थोड़ा सा मुझे लगा कि बता दूं आपको, है ना। मैं चाहता तो सिर्फ इतने पर ही थोड़ा सा बता के आपको, ठीक है, कि जो आर्टिकल 371A क्या है, और दूसरा बात आपका जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 21 जनवरी 1972 को जो नोटिफिकेशन आया था, उतना ही करके मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन 6th शेड्यूल को भी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बता दिया, और साथ में यह जो कुछ अमेंडमेंट एक्ट था उसको भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ताकि एक जनरल इंसाइट आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4, विच
केस अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रोसीजर लॉ इन नागालैंड? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच केस अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रोसीजर लॉ इन नागालैंड? ऑप्शंस आर एच.एस. बैंस वर्सेस यूटी चंडीगढ़, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह, संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। एच.एस. बैंस वर्सेस यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह, संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बताइए। राइट आंसर इज स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह। द सुप्रीम कोर्ट upheld applicability of procedure laws in Nagaland in this case. Question number 5. Bailable offense under BNSS means? ऑप्शन ए अरेस्ट विदाउट वारंट। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, यही आपको बताना। ऑप्शन ए अरेस्ट विदाउट वारंट, ऑप्शन बी ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन सी पनिशेबल बियॉन्ड 7 years, ऑप्शन डी फाइन ओनली ऑफेंस। बताइए बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? बताइए। राइट आंसर इज ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, अब ये बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, कहाँ डिफाइन है? तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से शुरुआत होता है आपका डेफिनेशन पार्ट का। तो सेक्शन 2A में क्या है आपका? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। ठीक है, उसके बाद एक नया डेफिनेशन क्लॉज जोड़ा गया है आपका, एक नया टर्म है आपका, वह जोड़ा गया है, वह है आपका बेल। बेल डिफाइन नहीं था, सीआरपीसी में बेल डिफाइन नहीं था, तो बेल आपका कहाँ है? 2B में है। तो 2B के बाद अगला जो आपका प्रोविजन है 2C में डिफाइन किया गया है बेलेबल ऑफेंस को, और उसके साथ डिफाइन किया गया है नॉन बेलेबल। यह दोनों एक साथ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मैं कहा ना कि थोड़ा सा देखिए सेशन लंबा हो सकता है लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहां पर डिफाइन है? तो 2(1) के आपके सी में डिफाइन है, 2C में डिफाइन है। ठीक है, 2B में तो डिफाइन है बेल। बेल सीआरपीसी में डिफाइन नहीं था, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। ठीक है, तो बेल कहां पर है? तो 2B में है। 2C में आपका आ गया बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, और 2D में क्या हो गया? 2D में आपका आ गया बेल बॉन्ड, और 2E में बॉन्ड आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS 2023। ये जो फर्स्ट शेड्यूल होता है ना, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस किस ऑफेंस में कितना पनिशमेंट है, किस किस मामले में किस कोर्ट के द्वारा सुनवाई होगी, पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS में? बताइए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, 6 कॉलम्स, 8 कॉलम्स। बताइए कितने कॉलम्स हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6 कॉलम। द 6th कॉलम स्पेसिफाइज द कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर ट्रायल। ट्रायल के लिए बताया था कि अभी मैंने बताया था ना कि फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका, उसमें 6th कॉलम है, 6 कॉलम होते हैं। तो 6वां जो कॉलम है इसमें यह बताया जाता है कि किस कोर्ट के द्वारा किस मामले का सुनवाई किया जाएगा, किस तरह के मामले का सुनवाई किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, यही बताया जाता है आपका 6th कॉलम में। तो यही यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है। द 6th कॉलम स्पेसिफाइज द कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर ट्रायल। कॉलम 4th में क्या है यह भी जान लीजिए। तो कॉलम 4th में बात की गई है
जो मैंने आपको बताया था कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लगे हाथ कॉलम 5 के बारे में भी जान लीजिए। इसमें बताया जाता है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। यह कहाँ बताया जाता है? तो यह फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके कॉलम नंबर 5 में सीरियल ऐसे लाइन ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। तो कॉलम 5 में बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस आपका बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर सेक्शन 2 के हु कंडक्ट्स एन इंक्वायरी? बताइए। ऑप्शन ए पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ऑप्शन सी एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी हाई कोर्ट ओनली। जल्दी बताइए, इसमें टाइम नहीं लगाइए। चलिए, इंक्वायरी किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है? एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय प्रेसिडेंट, बहुत दूर चले गए, हाई कोर्ट ओनली। कैसे होगा? चलिए, राइट आंसर इज मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी किसके द्वारा किया जाता है? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब लगे हाथ समझ लीजिए, सीआरपीसी में तो 2G में इंक्वायरी था और 2H में इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन यहां पर क्या है? 2K में। अब नया कानून आ गया तो थोड़ा बहुत प्रोविजन आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो 2K में तो KL राहुल, ठीक है, क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो KL राहुल में से राहुल जी को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, KL याद रखिएगा। K स्टैंड फॉर इंक्वायरी, ठीक है। अब जैसे इंक्वायरी क्या है, देखिए बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पुलिस हो गई और यहाँ कोर्ट। कोर्ट का ओहदा थोड़ा सा हम लोग ऊंचा रखते हैं, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, ठीक है। तो पुलिस, क्योंकि पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद जो टोटल जो ट्रायल होता है, ठीक है ना, या किसी भी आम नागरिक का, आम जनता का जो सबसे अटूट विश्वास होता है वो न्यायालय में होता है। उसको लगता है कि उसके अधिकारों की जो रक्षा है या फिर उसे जो न्याय मिलेगा वो आपको उसको न्यायालय में ही मिलेगा। तो थोड़ा सा जो कोर्ट है उसका स्थान यहाँ पर ऊंचा होता है, निश्चित तौर पर होता है, ठीक है, न्याय का मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पुलिस हो गई और यहाँ कोर्ट हो गया, तो जो ऊंचा हो गया ये 2K पहले आ गया और L आपका बाद में आ गया। तो ये पुलिस के द्वारा L में, 2L में इन्वेस्टिगेशन और 2K में आपका, एक देखिए तरीका है याद करने का। तो यहाँ पर कोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम M ले लेते हैं, ठीक है, M स्टैंड फॉर मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और P स्टैंड फॉर पुलिस, ठीक है। M आपका आ गया इधर, यह हो गया आपका कोर्ट हो गया, ठीक है। तो कोर्ट आपका आ गया K में आ गया, ठीक है, K पहले आता है और L जो है आपका L बाद में आता है। तो KL, तो इस KL को याद रखिएगा। K में आपका हो गया इधर, K में आपका आ गया इंक्वायरी जो कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और L आपका हो गया इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इंक्वायरी इंक्लूड्स प्रोसीडिंग्स बाय ए मैजिस्ट्रेट और कोर्ट एक्सक्लूडिंग ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 8, हु कैन नेवर कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन? बताइए। ऑप्शन ए पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी ऑथराइज्ड पर्सन, ऑप्शन सी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया था आपको। इन्वेस्टिगेशन कहां पर है यह भी जान लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूं। 2K में क्या था आपका? 2K में था आपका इंक्वायरी। क्या था? तो इंक्वायरी था। 2K में आपका क्या था? तो इंक्वायरी था, ठीक है। और 2L में क्या है आपका? तो यह है आपका इन्वेस्टिगेशन है, बताया था ना आपको। किसका ओहदा ज़्यादा बड़ा होता है? न्यायालय का, निश्चित तौर पर। देन आफ्टर पुलिस, दोनों के लिए सम्मान है, दोनों में आस्था है, लेकिन एक ट्रिक, ठीक है, क्योंकि कई ट्रिक्स हमें अपनाने पड़ते हैं कि चीज़ें याद रहें। तो KL, ठीक है, तो पहले कौन आएगा? कोर्ट, न्यायालय, उसके बाद फिर पुलिस, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर, हु कैन नेवर कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन? नेवर, इस शब्द को याद रखिए, नेवर नेगेटिव क्वेश्चन है। बताइए किसके द्वारा नहीं किया जाता है? किया तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, तो किसके, ऑथराइज पर्सन के द्वारा भी किया जाता है, तो ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं। तो यहाँ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है? मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा किया जाता है यहाँ पर इंक्वायरी किया जाता है सर, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द जितने भी ऑप्शन हैं उनके द्वारा किया जाता है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो आपका 2L में है, ठीक। चलिए, इन्वेस्टिगेशन इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, नेवर जुडिशियल, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9, डेफिनेशन ऑफ बेल बॉन्ड इज फाउंड इन?
अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी बताइए। सेक्शन 2A ऑप्शन ए, सेक्शन 2A ऑप्शन बी, सेक्शन 2D ऑप्शन सी, सेक्शन 2E ऑप्शन डी, सेक्शन 2T। जल्दी बताइए। राइट आंसर इज बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड क्या होगा? राइट आंसर इज 2D। राइट आंसर आपका 2D हो जाएगा, क्योंकि 2C में क्या है? बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के बाद क्या आता है? आपका बेल बॉन्ड, उसके बाद बॉन्ड आता है। 2E में बेल बॉन्ड। सेक्शन 2D डिफाइंस बेल बॉन्ड, सेक्शन 2E डिफाइंस बॉन्ड एंड सेक्शन 2B डिफाइंस बेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी सिक्योरिटी वर्सेस नॉन सिक्योरिटी, ऑप्शन सी अरेस्ट वर्सेस नॉन अरेस्ट, ऑप्शन डी फाइन वर्सेस इम्प्रिजमेंट। क्या है इसका? तो देखिए, जो बेल बॉन्ड होता है ना, उसमें आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है, ठीक है, जमानतदार देने होते हैं, यानी एज अ सिक्योरिटी आपको वहां पर जमानतदार देने होते हैं, ठीक है। और अगर वही बात करें बॉन्ड की, तो यहाँ पर आपको कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जल्दी बताइए, यहाँ पर दिख गया सीधा सीधा ऑप्शन बी, दोनों में यही फर्क है। बेल बॉन्ड इन्वॉल्व सिक्योरिटी वेर एज बॉन्ड मे नॉट। यहाँ पर आपको निजी मुचलके पर ही जमानत पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस रिपोर्ट इज सबमिटेड अंडर, बताइए। ऑप्शन ए सेक्शन 173, ऑप्शन बी सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 210, ऑप्शन डी सेक्शन 154। जल्दी बताइए। राइट आंसर इज सेक्शन 193 का सेक्शन 3, ठीक है। इसी को कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट में भी दो बातें होती हैं, यह भी समझ लीजिए, कई बार बताया हूं मैं। पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी में सेक्शन 173 का सबसेक्शन 2 था, लेकिन यहाँ पर क्या है? सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 है। पुलिस रिपोर्ट में अगर मामला अगर नो एविडेंस का होगा, पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो पुलिस क्या करती है? क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, क्लोजर रिपोर्ट। और इसे ही शॉर्ट में कहते हैं FR। इसका मतलब हो गया फाइनल रिपोर्ट। लोग कहते हैं ना केस फाइनल हो गया, ठीक है। तो क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, जब पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और अगर पुलिस को साक्ष्य मिलता है तो पुलिस क्या कोर्ट में फाइल करती है रिपोर्ट, और यह पुलिस रिपोर्ट कहाँ फाइल होता है? तो यह कोर्ट में, न्यायालय में फाइल होता है। अगर साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है पुलिस को, तो वैसी स्थिति में पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है? चार्जशीट फाइल किया जाता है, जिसे हम चालान भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु कैन टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 210? ऑप्शन ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास empowered बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास empowered बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। बताइए। राइट आंसर इज, राइट आंसर, देखिए ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, फंस जाते हैं इसमें लोग, इसलिए थोड़ा सा इसको भी मैंने डाल दिया, बोला यार ऐसे भी क्वेश्चन ट्रिकी भी आपको मिलने चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो दिख रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते ना, ए एंड बी को कर देते, लेकिन यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है, जिनको इम्पावर्ड किया गया है, क्योंकि देखिए सीजीएम जो होते हैं ना, एक तरीके से इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दिया गया होता है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किनके पास है? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, ठीक है। जिले में सबसे बड़ा जो पद होता है न्यायाधीश का, उसमें कौन होते हैं? तो आपके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता है। लेकिन अगर मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करूं, तो यहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है एज अ होल पूरे न्यायालय का, ठीक है। जो न्यायालय परिसर है, ठीक है, वहां उनका सबसे बड़ा जो अथॉरिटी किन्हीं के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर किन्हीं के पास है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें, हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें, तो यहाँ जो आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, इसीलिए यह पद बनाया गया है, ठीक है। इनके पावर और फंक्शन भी हैं, ज़्यादा है, लेकिन साथ में इनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को तो मिला ही है कॉग्निजेंस का पावर सेक्शन 210 ऑफ BNSS के तहत, साथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी मिला है। लेकिन किनको मिला है? जिनको की शक्तियां दी गई, अधिकृत किया गया, किनके द्वारा ऑथराइज किया गया है? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, या एंड अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, ठीक है। चलिए,
BNSS expands cognizance power to multiple judicial authorities. Question number 13. Modes of taking cognizance under Section 210. Option A, complaint, police report, information, sumo to. Option B, FIR, NCR, warrant. Option C, एविडेंस, विटनेस, कन्फेशन. ऑप्शन डी, हाई कोर्ट, स्टेट, डीएम ऑर्डर. जल्दी बताइए. ऑप्शन ए, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन, सुमो टू. ऑप्शन बी, एफआईआर, एनसीआर, वारंट. ऑप्शन सी, एविडेंस, विटनेस, कन्फेशन. ऑप्शन डी, हाई कोर्ट, स्टेट, डीएम ऑर्डर. जल्दी बताइए. थोड़ा मैं फास्ट लेके चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है यहां पर. जल्दी बताइए. राइट आंसर इज कॉन्ग्निजेंस 3 तरीके से लिया जा सकता है. कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट या फिर इंफॉर्मेशन. चलिए. These are 3 statutory modes of taking cognizance. ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन ए, पनिशमेंट. ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस. ऑप्शन सी, डिटरमाइनिंग गिल्ट. ऑप्शन डी, ग्रांट बेल. बताइए. राइट आंसर इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस. इन्वेस्टिगेशन एम्स टू कलेक्ट एविडेंस. चलिए. क्वेश्चन नंबर 15. Who appoints an additional session judge? ऑप्शन ए, स्टेट गवर्नमेंट. ऑप्शन बी, हाई कोर्ट. ऑप्शन सी, गवर्नर. ऑप्शन डी, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जल्दी बताइए. राइट आंसर इज, देखिए, कोर्ट का जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. कहाँ जमीन होगी, क्योंकि जमीन मुहैया कराना, ये सारी चीजें, ठीक है. लेकिन विचार विमर्श के बाद, कंसर्न हाई कोर्ट के विचार विमर्श के बाद यह काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है. लेकिन अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, किसी जुडिशियल ऑफिसर के नियुक्ति की बात करें, तो यह किनके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाई कोर्ट. अपॉइंटमेंट पावर लाइज विद द हाई कोर्ट. सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS के तहत एडिशनल सेशन जज. द हाई कोर्ट में अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन. क्वेश्चन नंबर 16. सेंटेंसिंग पावर ऑफ एडिशनल सेशंस जज. ऑप्शन ए, 10 years. ऑप्शन बी, 20 years. ऑप्शन सी, एनी सेंटेंस प्रिस्क्राइब बाई लॉ. ऑप्शन डी, लाइफ इंप्रिजमेंट ओनली. जल्दी बताइए. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एनी सेंटेंस प्रिस्क्राइब बाई लॉ. इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एडिशनल सेशंस जज हैव को एक्सटेंसिव पावर्स विद सेशन जज. जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पावर है, वही पावर एडिशनल सेशंस जज को भी मिला हुआ है. सेक्शन 20 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 स्टेट्स दिस सेंटेंस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जज में पास. इसको लेकर प्रावधान कहाँ दिया गया? तो सेक्शन 22 में दिया गया है, जिसमें कि हाई कोर्ट और सेशन जज को कितना सजा देने का प्रावधान दिया गया है, यह इसमें बताया गया. द हाई कोर्ट, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज हैव द पावर टू पास एनी ऑर्डर एज पर द लॉ. कानून के जो प्रावधान के तहत जो भी पनिशमेंट को लेकर प्रावधान दिया गया है, वो सारी शक्तियां दी गई हैं हाई कोर्ट को, सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जजेस को, कि वह पनिशमेंट दे सकते हैं. टू पास द डेथ सेंटेंस, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज हैव टू टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट. लेकिन जब मृत्युदंड की बात आती है, तो मृत्युदंड का एग्जीक्यूशन तुरंत नहीं हो जाएगा. हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा तो वहां पर उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहां भी. लेकिन सेशन जज जो होते हैं, उनके द्वारा अगर आपको यहाँ पर मृत्युदंड दिया जाता है किसी मामले में, ठीक है, तो वो कंफर्मेशन के लिए कहाँ जाएगा? तो कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट जाएगा. कुछ जैसे मान लीजिए मामला मुजफ्फरपुर का, यहाँ के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज के द्वारा किसी मामले में सजाए मौत दी जाती है, जिसे कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, मृत्युदंड भी कहते हैं, मौत की सजा कहते हैं, ये सारी चीजें. तो वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, तुरंत फांसी पर नहीं लटका जाएगा, वो कन्फर्मेशन के लिए जाएगा. यह बात कन्फर्मेशन के लिए जाएगा. कहाँ जाएगा? तो आपके हाई कोर्ट जाएगा. कहाँ जाएगा? तो हाई कोर्ट जाएगा. चलिए, यही बात सेक्शन 22 में चलिए कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 17. फाइन पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. कितना है फाइन, जुर्माना लगाने का पावर? ऑप्शन ए 5,000. ऑप्शन बी ₹10,000. ऑप्शन सी 50,000. ऑप्शन डी अनलिमिटेड. तो राइट आंसर इज, कुछ बदलाव हुआ है इसमें, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10,000. पहले क्या था? सीआरपीसी में तो 5,000 था, अब क्या है? तो BNSS इंक्रीजेज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फाइन पावर टू 10,000 फ्रॉम 5,000. 5,000 से 10,000 जुर्माना देने का उनको पावर मिला हुआ. क्वेश्चन नंबर 18. इम्प्रिजमेंट पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना है? कितने साल का सजा दे सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास? ऑप्शन आर 1 साल का. ऑप्शन ए 1 साल. ऑप्शन बी 3 साल. ऑप्शन सी 7 साल. ऑप्शन डी 10 साल. राइट आंसर इज
3 years. Judicial magistrate first class may award imprisonment up to 3 years. First class magistrate's power to impose a fine has been increased from 10,000 to 50,000. Question number 19. Default imprisonment in lieu of fine under BNSS. Options are 1/4 of offense punishment. Option B 1/4 of magistrate power. Option C half of sentence. Option D 6 month. Right answer is जल्दी बताइए. इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है ऑप्शन से ही, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आपका रिदम में होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर कंपटीशन का मतलब क्या, सीधा सीधा सवाल अगर मिल जाता है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1/4 ऑफ मजिस्ट्रेट पावर. जितना एक मजिस्ट्रेट को पनिशमेंट देने का पावर है उसका 1/4 वह पनिशमेंट दे सकते हैं. कब? जब डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन. अगर फाइन नहीं देते तो ऐसी स्थिति में अगर कारावास मिलता है तो इतना उनको पावर दिया गया है. ऑप्शन बी होगा. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. सेक्शन 24 ऑफ BNSS प्रोवाइड डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट to magistrate power. It must not be in excess of the magistrate's general power of sentencing under section 23 and it shall not exceed 1/4 of the maximum term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict. चलिए क्वेश्चन नंबर 20. बाकी और भी एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर रखा है, वो आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए मैंने दिया हुआ है थोड़ा जनरल इंसाइट के लिए. क्वेश्चन नंबर 20. इफ वन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल द एंटायर केस इज. अगर कोई मामला, जैसे मैंने बताया ना ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि अगर एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बाकी मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन एक ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है तो एंटायर केस, तो पूरा केस जो है, जो पूरा मामला है वह क्या हो जाएगा, वह कॉग्निजेबल होगा कि नॉन कॉग्निजेबल होगा, कंपाउंडेबल होगा या समरी होगा. बताइए. राइट आंसर इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. इंटायर केस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. जो पूरा केस होगा वो भी आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा. सेक्शन 174 का सबसेक्शन 4 देख लीजिए. सेक्शन 174 का सबसेक्शन 4 कहता है इट ट्रीट्स द इंटायर केस एज कॉग्निजेबल. फॉर एग्जांपल से समझिए. पर्सन ए असॉल्ट्स पर्सन बी अ माइनर हर्ट ऑफेंस. ठीक है, वो ऑफेंस क्या होगा, तो हर्ट कहलाएगा. ठीक है, विच इज जनरली नॉन कॉग्निजेबल. सेक्शन 130 असॉल्ट एंड सेक्शन 133 असॉल्ट विद इंटेंट टू डिसऑनर आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल. ठीक है. During the same incident, person A also robs person B under section 309 of BNSS 2023. Robbery is a cognizable offense. In this scenario, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, the police can register a first information report for the cognizable offense of robbery without a warrant. Due to section 174 के subsection 4 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, the entire case including the connected non-cognizable offense of minor assault is treated as cognizable case. The police have the power to investigate both offense and make an arrest without a magistrate order for the non-cognizable charge as the case is deemed to be a cognizable one. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 21. पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट व्हेन. पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है. ऑप्शन ए अभी तो बताया मैंने. चलिए देखिए. कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस. ऑप्शन बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. ऑप्शन सी सीरियस ऑफेंस पनिशेबल 7 years और मोर और डेथ, या ऑल द अबव. सब कुछ तो है. कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में भी अगर पुलिस के समक्ष कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उनके सामने होता है, उनके प्रेजेंस में होता है, तो वहाँ भी कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है. ठीक है, उसके लिए भी है. सीरियस ऑफेंस है पनिशेबल 7 years और मोर, या फिर डेथ का उसमें पनिशमेंट दिया गया है, कैपिटल पनिशमेंट है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, सेक्शन 35 में इसको लेकर प्रावधान दिया गया है. बाकी सारा मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, सेक्शन 35 में प्रावधान दिया. क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि पूरा डिटेल बताऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा समय फिर आपका चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22. प्राइवेट अरेस्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन. जो प्राइवेट अरेस्ट किया जाता है उसको कितने देर में रिपोर्ट किया जाना चाहिए. ठीक है, पुलिस को बताना चाहिए. तो चलिए, ऑप्शन ए 2 hours, ऑप्शन बी 6 hours, ऑप्शन सी 24 hours, ऑप्शन डी 48 hours. प्राइवेट अरेस्ट किसके द्वारा किया जाता है. मैं भी प्राइवेट अरेस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, आप भी मान लीजिए अदर देन पुलिस किसी के द्वारा भी गिरफ्तारी की जाती है, अदर देन पुलिस या मजिस्ट्रेट, कोई आम आदमी है जैसे मैं ही हूँ, कोई मान लीजिए अपराधी है, कहीं अपराध हुआ तो उसको मैं गिरफ्तार मतलब अपनी कस्टडी में ले सकता हूँ, लेकिन मुझे उसको पुलिस के हवाले करना है. तो वही पूछा गया कितनी देर में पुलिस के हवाले करना है, यही बताना है आपको. तो राइट आंसर इज
6 आवर्स, ऑप्शन बी 6 आवर्स। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, BNSS mandates production before police within 6 hours. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS introduces a specific provision in section 40 which mandates that a person arrested by a private individual must be produced before a police officer or taken to the nearest police station within 6 hours. Question number 23, armed forces protection from arrest. Options are section 40, section 42, section 43, सेक्शन 35। बोलिए, जल्दी बताइए। राइट आंसर इज आर्म फोर्स को प्रोटेक्शन है, किस चीज से? गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन है। उसको लेकर प्रावधान कहाँ दिया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। राइट आंसर इज बिल्कुल सेक्शन 42। ये अरेस्ट को लेकर प्रोविजन दिया गया है आपका, इसको ध्यान से देख लिया। प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन इज मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 24, हैंड कफिंग प्रोविजन इज अंडर, जो हथकड़ी लगाई जाती है, ठीक है, हाथ को जो बांधा जाता है, उसको लेकर प्रावधान कहाँ दिया गया? तो ऑप्शन ए सेक्शन 43 का सबसेक्शन 1, ऑप्शन बी सेक्शन 43 का सबसेक्शन 2, ऑप्शन सी सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 43 का सबसेक्शन 5। बताइए, हैंड कफिंग, हथकड़ी जो हाथ बांधा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, मेडिकल एग्जामिनेशन conducted by whom? Options are jailer, ऑप्शन बी मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी मैजिस्ट्रेट। किनके द्वारा किया जाता है? बताइए। राइट आंसर इज मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। फीमेल होगी तो वहाँ फीमेल के द्वारा, कोई फीमेल है तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन फीमेल डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। और इसको लेकर प्रावधान दिया गया सेक्शन 51 और सेक्शन 52 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पूरा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 7 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स और सेशंस जज होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी नो एक्सपीरियंस। 7 साल का एडवोकेसी का अनुभव होना चाहिए, 10 साल का एडवोकेसी का अनुभव होना चाहिए, या फिर 15 साल एडवोकेसी एज एन एडवोकेट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप एज ए सेशन जज काम किए हो, उसका रिटायर हो जाते हैं, वो एक तजुर्बा आपके पास होना चाहिए, या फिर नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। बताइए, राइट आंसर इज डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपको डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का बनने के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आप जिला जज के तौर पर आप कार्यरत हों। ठीक है, उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा किस चीज़ के लिए? तो डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रिक्वायर्स कितना एक्सपीरियंस होगा? ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 7 ईयर्स और ऑप्शन डी 10 ईयर्स। और साथ में ऑप्शन सी में 7 ईयर्स या फिर एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आप काम किए हो। बताइए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मिनिमम 7 ईयर्स प्रैक्टिस, 7 साल का या तो आपके पास वकालत का अनुभव हो, और प्रायर सर्विस मतलब पूर्व में वर्किंग नहीं होनी चाहिए। आप वर्किंग है तो आप जुडिशरी में है, तो जुडिशियल ऑफिसर है तो प्रोसिक्यूशन की तरफ तो आप जा ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। डेप्यूटी भी अगर डायरेक्टर बनना है आपको, तो डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए भी आप वर्किंग डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होने चाहिए। आप रिटायरमेंट के बाद तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के तौर पर आप न्यायाधीश के तौर का आपके पास अनुभव है, तो आप क्या बनाए जा सकते हैं? तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाए जा सकते हैं, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड इन, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सेशंस कोर्ट, ऑप्शन सी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ इनका अपॉइंटमेंट होता है? तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। कहाँ पर होता है? तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है। ठीक है, सेक्शन 19 देख लीजिए BNSS का, सेक्शन 19 में इस बात को लेकर प्रावधान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपीरियंस फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 7 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 ईयर्स, ऑप्शन डी 15 ईयर्स। तो राइट आंसर इज, ये सब इजी क्वेश्चन है, 10 ईयर्स। सेक्शन 18 मैंडेट्स 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस? ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 20 ईयर्स,
ऑप्शन डी लाइफ इम्प्रिजमेंट। क्या होगा? इसमें कुछ बदलाव हुआ था? ठीक है, जल्दी बताइए। राइट आंसर इज 20 ईयर्स। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्या बदलाव हुआ था। बीएनएसएस इंक्रीजेज द कैप फ्रॉम 14 टू 20 ईयर्स। सीआरपीसी में 14 साल था, उसी को बढ़ा के बीएनएसएस में क्या कर दिया गया, 20 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, अंडर सेक्शन 25 में इसको लेके इन डिटेल सारी चीजें आपको दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अप्लाइज टू ऑफेंसेस पनिशेबल विद। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो प्रावधान है वह कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें कि अपराध है और उसमें जो सजा है उन मामलों में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अप्लाई होता है। कितने साल का उसमें पनिशमेंट है? वैसे मामले जिनमें कि इतना पनिशमेंट है वो पनिशमेंट ऑप्शंस आर फाइन ओनली, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी डेथ, लाइफ या 10 ईयर्स, ऑप्शन डी बेलेबल ऑफेंस। बताइए। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अप्लाइज टू ऑफेंस पनिशेबल विद ऑप्शन सी डेथ, लाइफ या फिर ऐसे मामले जिसमें 10 साल से ऊपर सजा हो, वहां पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32, मिनिमम प्रोक्लामेशन नोटिस पीरियड। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज, ऑप्शन डी 90 डेज। प्रोक्लामेशन का जो नोटिस होता है घोषणा का, उसके लिए मिनिमम कितने दिन का टाइम गैप है? बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 30 डेज। एक्सप्लेनेशन, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, द मिनिमम प्रोक्लामेशन नोटिस पीरियड रिक्वायरिंग an absconding person to appear at a specified place and time is not less than 30 days from the date of publishing the proclamation. Question number 33, interim maintenance decision timeline. Options are option A 30 days, option B 60 days, option C 90 days, option D 6 months. 60 days. BNSS fixes a 60 days limit. Question number 34, what is the initial police custody period? Options are option A 7 days, option B 15 days, option C 30 days, option D 60 days. बताइए। राइट आंसर 15 डेज। मजिस्ट्रेट में ऑथराइज 15 डेज इनिशियली। क्वेश्चन नंबर 35, पुलिस कस्टडी कैन बी टेकन ड्यूरिंग फर्स्ट। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 15 डेज ओनली, ऑप्शन बी 40 और 60 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज, ऑप्शन डी इंटायर ट्रायल। बताइए पुलिस कस्टडी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 40 और 60 डेज। BNSS अलाउज स्प्लिट कस्टडी। मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम आपका 15 डेज है, लेकिन जो कस्टडी की बात है वो कितना है? तो BNSS अलाउज स्प्लिट कस्टडी विद इन फर्स्ट 40 टू 60 डेज। डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल अप्लाइज आफ्टर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 30 या 60 डेज, ऑप्शन बी 60 या 90 डेज, ऑप्शन सी 90 या 120 डेज, ऑप्शन डी 1 ईयर। डिफॉल्ट बेल की जो बात है, तो राइट आंसर इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगाइए, ऑप्शन बी। राइट आंसर इज डिफॉल्ट बेल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 60 और 90 डेज। ठीक है, एक्सप्लेन। डिफॉल्ट बेल क्या होता है आपका? सेक्शन 187 के सब सेक्शन 3 में आप देखिएगा, प्रोविजन 3 में देखिएगा आप, वहां पर दिया हुआ है 90 डेज और 60 डेज की जो चार्जशीट की बात कही गई है ना, ठीक है, उस टाइम लिमिट में चार्जशीट नहीं आता है, टाइम लिमिट है, तो फिर क्या है? स्टैट्यूटरी राइट टू बेल है आपको। ठीक है, उसी को डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, 60 और 90 दिन वाला जो प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 37, डिस्चार्ज एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 45 डेज। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बताइए। राइट आंसर 60 डेज। BNSS fixes a mandatory 60-day limit under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. A discharge application must generally be filed by the accused within 60 days of the case being committed for trial as per section 250. जैसे ही आपका केस कमिट होकर ट्रायल के लिए जाता है, ठीक है, सेशंस मामले
मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको जैसे ही कमिट होकर जाता है उसके 60 दिन के अंदर आपको क्या करना है, डिस्चार्ज के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जजमेंट डिलीवरी टाइमलाइन आफ्टर आर्गुमेंट्स। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 टू 45 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज, ऑप्शन डी 90 डेज। जजमेंट डिलीवरी टाइम, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, 30 टू 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 39, मर्सी पिटीशन टू गवर्नर विद इन, कितने दिनों में जो गवर्नर है उनके पास मर्सी पिटीशन आपको फाइल करना है। ऑप्शंस आर 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज, ऑप्शन डी 90 डेज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 30 डेज, मर्सी पिटीशन। सेक्शन 472 में इसको लेकर प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 472 प्रिस्क्राइब्स 30 डेज टाइमलाइन। क्वेश्चन नंबर 40, पिटीशन टू प्रेसिडेंट आफ्टर गवर्नर, आर्टिकल 161 रिजेक्शन, कब दिया जाएगा? प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति को आप मर्सी पिटीशन कब फाइल कीजिएगा, कितने दिनों में? अगर वहां से जो गवर्नर है उनके यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद कितने दिनों के अंदर आपको प्रेसिडेंट है उनके पास फाइल करना है आपको पिटीशन, मर्सी पिटीशन। ऑप्शन आर 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज, ऑप्शन डी नॉट अलाउड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 60 डेज। क्या है आपका? 60 डेज। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, आर्टिकल 72 में दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर प्रावधान दिया गया है। और टाइम लिमिट भी है यहाँ पे, सेक्शन आपका 472 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच केस इट वाज स्टेटेड दैट मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय पुलिस रिपोर्ट। ऑप्शंस आर, संजय दत्त वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई बॉम्बे, ऑप्शन बी एच एस बैंस वर्सेस यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, ऑप्शन सी भगवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन डी पूनम चंद जैन वर्सेस अनदर एंड फजरू। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यह जजमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं और ये क्वेश्चन में आप फंसते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू प्रोटेस्ट पिटीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, भगवंत सिंह वर्सेज सीपी, ऑप्शन सी एससी जैन वर्सेज स्टेट रिप्रेजेंटेटेड बाय डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई, ऑप्शन डी लिलू अलियास राजेश एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। राइट आंसर इज भगवंत सिंह वर्सेस सीपी। इन्फॉर्मेंट मस्ट बी हर्ड बिफोर क्लोजर, वही प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से आपको सुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एफआईआर अपलोडेड टाइमलाइन। ऑप्शन आर 12 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 48 आवर्स, ऑप्शन डी 7 डेज। बताइए टाइम लिमिट कितने समय में? 24 आवर। और ये केस कौन सा केस है? तो यूथ बार एसोसिएशन, ठीक है, पॉपुलर केस है आपका। कन्फेशनल स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड, ऑप्शंस आर, कब किया जाता है कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड, कब किया जाता है? ट्रायल स्टेज ओनली, ऑप्शन बी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी बाय पुलिस ओनली, ऑप्शन डी हाई कोर्ट ओनली। बताइए जल्दी। कन्फेशनल स्टेटमेंट ड्यूरिंग, वेरी गुड, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। रिलीज व्हेन एविडेंस इनसफिशिएंट, बताइए कब रिलीज किया जाता है? ऑप्शन ए 164, ऑप्शन बी 189, ऑप्शन सी 193, ऑप्शन डी 210। तो राइट आंसर इज, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए आपका। हाँ बताइए बताइए। 189, वेरी गुड। रेप ट्रायल कंप्लीशन पीरियड, कितने दिनों में जो रेप के जो मामले होते हैं उनमें ट्रायल कितने दिनों में कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 1 ईयर। बताइए। स्पीडी ट्रायल की बात होती है ना, चलिए इतना हिंट दे दिया, जल्दी बताइए अब। राइट आंसर इज, राइट आंसर 2 मंथ्स। बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, वाइस सैंपल अथॉरिटी केस। ऑप्शन आर सेल्वी, ऑप्शन बी रितेश सिन्हा, ऑप्शन सी सुनील बत्रा केस, ऑप्शन डी प्रेम शंकर। बताइए वाइस सैंपल अथॉरिटी केस। राइट आंसर इज, बहुत पॉपुलर केस था, रितेश सिन्हा, मजिस्ट्रेट में ऑर्डर वाइस सैंपल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 48, टू फिंगर टेस्ट बैंड इन, टू फिंगर टेस्ट किस मामले में बैन हुआ था? ऑप्शन आर रितेश सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, लिलू अलियास राजेश वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, संजय गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ऑप्शन डी गुरबख्श सिंह
सिबिया एटसेट्रा वर्सेस रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ पंजाब। जल्दी बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। टू फिंगर टेस्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ तैयारी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 49, एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड इन, कहां इनकी नियुक्ति होती है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की? ऑप्शन आर हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये तो अभी कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया था, मजिस्ट्रेट कोर्ट। चलिए, द मैक्सिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए कितने साल का अनुभव चाहिए? जल्दी बताइए। राइट आंसर इज 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। जल्दी बताइए सही आंसर। 10 ईयर्स। चलिए 10 ईयर्स ठीक है, लॉक कर दिया जाए। सेक्शन 18 है इसका, सेक्शन 18 देख लीजिएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पूरा आपको दिया हो डिटेल। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस ट्राइड टुगेदर अंडर BNSS? ऑप्शंस आर 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 20 ईयर्स, ऑप्शन डी लाइफ इंप्रिजमेंट। तो राइट आंसर इज, इसको हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 20 ईयर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, बेलेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ BNSS? बेलेबल ऑफेंस को कहां डिफाइन किया गया है? बेलेबल, नॉन बेलेबल, बताइए। सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D, बेलेबल, नॉन बेलेबल? तो इसको डिफाइन किया गया है बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस। राइट आंसर आपका होगा 2A में क्या था? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स था, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। 2B में क्या था आपका? बेल को लेकर प्रावधान था। और बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस को लेकर कहां प्रावधान है? तो यही 2C में है आपका। कहां है? राइट आंसर इज 2C। क्वेश्चन नंबर 53, द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड अंडर BNSS इज कंटेन्ड इन, बताइए। इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर जो है राइट आंसर आपका 2B नहीं होगा, यह टाइपिंग एरर है, ठीक है। यह है आपका 2C में दिया हुआ है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। 2B में तो आपका बेल के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड अंडर BNSS इज कंटेन्ड इन, बॉन्ड, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सेक्शन 2C, ऑप्शन बी सेक्शन 2D, ऑप्शन सी सेक्शन 2E, ऑप्शन डी सेक्शन 2F। अभी बताया था मैंने, जल्दी बताइए। बॉन्ड को लेकर कहां प्रावधान दिया गया है? बॉन्ड को लेकर प्रावधान दिया गया है 2E में दिया गया है। 2D में क्या है? बेल बॉन्ड है। 2D में क्या है आपका? बेल बॉन्ड है, ठीक है, बेल बॉन्ड है। और 2E में क्या है आपका? तो ये बॉन्ड है, ठीक है। इसको 2E करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2G, सेक्शन 2E। कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहां डिफाइन किया गया है? तो GO वाला टर्म बताया ना, GO गो, तो GO के G में क्या है? कॉग्निजेबल है, और O में क्या है? तो नॉन कॉग्निजेबल है। तो सेक्शन 2G, राइट आंसर इज सेक्शन 2G। क्वेश्चन नंबर 55, द टर्म कंप्लेंट अंडर BNSS मीन्स, ऑप्शंस आर ओरली एलिगेशन ओनली, ऑप्शन बी रिटन एलिगेशन ओनली, ऑप्शन सी ओरल और रिटन एलिगेशन टू मैजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग पुलिस रिपोर्ट, ऑप्शन डी FIR लॉज बिफोर पुलिस। जल्दी बताइए, आपका कंप्लेंट कहां डिफाइंड है? तो यह डिफाइन है आपका 2H में डिफाइन है, 2H ऑफ BNSS, 2H में। पहले 2H में CRPC में क्या था? तो आपका 2H में था इन्वेस्टिगेशन, और 2G में इंक्वायरी था। लेकिन अब यहाँ पर अब 2K में इंक्वायरी हो गया है, और 2L में आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, और 2H में क्या आ गया? कंप्लेंट आ गया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओरल और रिटन एलिगेशन टू मजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग पुलिस रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इंक्वायरी अंडर सेक्शन 2K, अभी तो इंक्वायरी की बात, BNS एक्सक्लूड्स, अभी तो बात हुआ था। इंक्वायरी अंडर सेक्शन 2K BNSS एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड है? इसके बाहर है।
ऑप्शन ए प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट, ऑप्शन सी ट्रायल, ऑप्शन डी प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग। तो इसमें ट्रायल, राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रायल। चलिए, इंक्वायरी इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट ट्रायल, ट्रायल इससे बाहर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 2LBNSS इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ट्रायल प्रोसीडिंग्स, जजमेंट राइटिंग या सेंटेंसिंग। इन्वेस्टिगेशन में क्या है आपका बताइए? जजमेंट राइटिंग कोर्ट का काम है, ट्रायल प्रोसीडिंग भी कोर्ट का काम है, सजा भी देना कोर्ट का काम है, तो बच गया क्या? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, अंडर BNSS इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय होम, किसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? मजिस्ट्रेट, कोर्ट, पुलिस और ऑथराइज्ड पर्सन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा तो इन्वेस्टिगेशन किया नहीं जाता है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो इंक्वायरी किया जाता है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है नहीं यहाँ पर, यह स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर बचे कौन? बचे पुलिस और ऑथराइज्ड पर्सन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पुलिस और ऑथराइज्ड पर्सन। इन्वेस्टिगेशन इनके द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन को 2L में डिफाइन किया गया है, इसका डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 59, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर BNSS मींस ऑप्शन ए ट्रायल ओनली, ऑप्शन बी प्रोसीडिंग्स बिफोर पुलिस, ऑप्शन सी प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? तो यह है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट। पुलिस के सामने थोड़ी कोई प्रोसीडिंग है। ट्रायल है ही नहीं जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग से ट्रायल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। प्रोसीडिंग क्या है? प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट है आपका, ठीक है। प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट, कोर्ट के समक्ष जो कार्रवाई होती है, अकेला ट्रायल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, लोकल जुडिक्शन अंडर BNSS रेफर्स टू पुलिस स्टेशन लिमिट्स, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एरिया विद इन विच अ कोर्ट एक्सरसाइज पावर, स्टेट बाउंड्रीज। तो लोकल जुडिक्शन किसका है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग किसकी जुडिक्शन की बात कर रहे हैं लोकल जुडिक्शन में? तो ये बात करें ऑप्शन सी, एरिया विद इन विच अ कोर्ट एक्सरसाइजेस पावर। सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है लोकल जुडिक्शन, सेक्शन 2N। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर, बताइए। ऑप्शन ए सेक्शन 2 के, ऑप्शन बी सेक्शन 2O, ऑप्शन सी सेक्शन 2M, ऑप्शन डी सेक्शन 2N। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल नॉन, तो कॉग्निजेबल 2G में है और 2O में बता GO गो। तो GO का जो गो है वो क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 2O। ऑफेंस अंडर BNSS मींस, क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एक्ट पनिशेबल अंडर BNSS ओनली, ऑप्शन बी एक्ट पनिशेबल अंडर IPC ओनली, एक्ट पनिशेबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स, ऑप्शन डी एक्ट पनिशेबल बाय फाइन ओनली। बताइए, जल्दी बताइए। एक्ट पनिशेबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स, एक्ट पनिशेबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स, सेक्शन 2Q में डिफाइन है। ऑफेंस कहां डिफाइन है? तो यह 2Q में डिफाइन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, ऑफिसर इंचार्ज, एक मिनट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स SHO ओनली, ऑप्शन बी इंस्पेक्टर ओनली, ऑप्शन सी ऑफिसर एक्टिंग इंचार्ज इन एब्सेंस ऑफ SHO, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बताइए जल्दी। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स, ऑफिसर इंचार्ज में और कौन शामिल होते हैं SHO के अलावा? SHO मान लीजिए नहीं है तो प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी जिसे कहा जाता है, तो वही बात कहा गया, थाना प्रभारी। ऑफिसर एक्टिंग इंचार्ज इन एब्सेंस ऑफ SHO, अगर SHO नहीं है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म SHO का फुल फॉर्म, वो नहीं है तो थाना प्रभारी। तो थाना प्रभारी जो होते हैं उनको भी कहा जाता है, क्या कहा था? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। 2R में इनको डिफाइन किया गया। सेक्शन 2R इंक्लूड्स एनी ऑफिसर प्रेजेंटली परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ SHO, थाना प्रभारी। क्वेश्चन नंबर 64, पुलिस स्टेशन अंडर BNSS मींस, ऑप्शन ए प्लेस डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्लेस वेयर FIR इज रजिस्टर्ड, प्लेस जनरली और स्पेशली डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी एनी पुलिस आउटपोस्ट। तो भाई FIR रजिस्टर्ड होगा, FIR तो आप जरूरी नहीं पुलिस स्टेशन, मान लीजिए कहीं पर आप मौका वारदात पे आदमी पहुंचता है, वहां भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो वहां भी FIR दर्ज हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जहां FIR दर्ज हो वही पुलिस स्टेशन हो। प्लेस डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, प्लेस जनरली और स्पेशली डिक्लेयर्ड बाय पुलिस स्टेशन। राइट अप्रोप्रिएट क्या है? एनी पुलिस आउटपोस्ट थोड़ी, चेक पोस्ट आउटपोस्ट थोड़ी होता है। पुलिस स्टेशन का मतलब प्लेस जनरली और स्पेशली डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, पब्लिक प्रोसिक्यूटर डेफिनेशन इज लिंक्ड विद, ऑप्शंस आर सेक्शन 2Q, सेक्शन 2R, सेक्शन 18, सेक्शन 24। जल्दी बताइए। राइट आंसर इज सेक्शन 18। यह इजी है, फटाफट इसमें समय नहीं लगाइए। क्वेश्चन नंबर 66, समन्स केस अंडर BNSS मींस एन ऑफेंस,
पनिशेबल विद समन्स किस, कैसे अपराध को समन्स केस कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पनिशेबल विद डेथ, ऑप्शन बी पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजमेंट, ऑप्शन सी नॉट बीइंग अ वारंट केस, ऑप्शन डी कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, ज्यादा वक्त नहीं लगाइए, जल्दी बताइए फटाफट। नॉट बीइंग अ वारंट केस, बिल्कुल, वेरी गुड, नॉट बीइंग अ वारंट केस। 2x में देख लीजिएगा। वारंट केस अंडर BNSS refers to offense punishable with option A fine only, option B imprisonment exceeding 2 years, option C imprisonment exceeding 3 years, option D death only। तो राइट आंसर इज एक्सीडिंग। वारंट केस कैसे मामलों को कहते हैं जिसमें सजा है? तो राइट आंसर इज एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 साल से इसमें जिस मामले में सजा मिल रहा है 2Z में डिफाइन है वारंट केस। क्वेश्चन नंबर 68, विक्टिम अंडर BNSS इंक्लूड्स ऑप्शन ए एक्यूज ओनली, ऑप्शन बी इंफॉर्मेंट ओनली, ऑप्शन सी पर्सन हु सफर्ड लॉस और इंजरी ड्यू टू ऑफेंस, ऑप्शन डी विटनेस ओनली। जल्दी बताइए। राइट आंसर इज पर्सन, पर्सन हु सफर्ड लॉस और इंजरी ड्यू टू ऑफेंस, यानी विक्टिम। ठीक है, और विक्टिम में और कौन इंक्लूड होते हैं? तो उनके गार्जियन भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, गार्जियन और लीगल हियर। सेक्शन 2Y डिफाइन किया है इसको, विक्टिम को डिफाइन किया गया सेक्शन 2Y ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इट मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स द गार्जियन और लीगल हियर ऑफ सच विक्टिम। चलिए, तो आज का ये लेक्चर दोस्तों यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। कोई भी सवाल आज के इस लेक्चर को लेकर या किसी दूसरे टॉपिक को लेकर, या आप किस टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं, वो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी बात, लॉकूल यूट्यूब चैनल पर आपके सारे क्लासेस अभी आपके फ्री चल रहे हैं, ऑनलाइन मोड में है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए कोई भी फ्री मतलब फ्री चार्जेस हैं, कोई भी फी नहीं ली जा रही है आपकी। ठीक है, और सारा जो आपका PDF है, इसका PDF आपका लॉकूल का जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ में एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर GK GS का भी आपका लेक्चर चल रहा है। आपको GK GS के लिए भी कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी एक प्लेटफॉर्म पे आपका लॉ के सब्जेक्ट के अलावा GK GS का भी लेक्चर है, उसके भी MCQ भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला लेक्चर आपका तैयार हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट हो गया है, बस उसका PPT मुझे तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो जल्द ही मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।